एवरीवन। सो आज मैं अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर के 3 सेक्शंस हैं, यानी कि ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़। सो आज के मेरे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ सिंपल डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में मेनली हमें क्या पढ़ना है, किन फैक्टर्स को लेकर डील करना है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला जिस डेफिनेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है वो है डीफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट इज़ डीफॉर्मिंग फोर्स? डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डीफॉर्मिंग इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? इस सेंटेंस का एक सिंपल मीनिंग है एक्चुअली डी फॉर्म, जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी के फॉर्मेशन को, जो जैसे कि एक बॉल है या फिर कोई इलास्टिक रबर बैंड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म को चेंज करना, डीफॉर्म करना। ओके, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। ओके, so it is defined as a force acting on a body which produce change in its shape of body instead of a state of rest or uniform motion। जब अब तक हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसमें कुछ मोशन में उसका चेंज होता है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आता है, और अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इस बार हम पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लग रहा है, ओके, डीफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, उसके स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा किस में? उसके शेप एंड साइज़ में। ओके, मतलब वो डीफॉर्म करेगा अपने शेप वाइज, उसका शेप चेंज होगा ऑब्जेक्ट का। ओके, सो ये था हमारा पहला डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद एज यूजुअल उसकी मीनिंग को समझेंगे। ओके, सो लेट्स डिफाइन इट। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच it regain its original shape and size when the deforming force is removed। अभी हमने पढ़ा डीफॉर्मिंग फोर्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज़ का चेंज होना फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से। ओके, और जहाँ उसका रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का वो मैटर का वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज़ चेंज होने के बाद वो फिर से रीगेन कर लेगा, वो फिर से वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस फिनोमिना को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जस्ट ऑपोजिट है प्लास्टिसिटी, यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद जब ऑब्जेक्ट फिर से अपने साइज़ या शेप में वापस नहीं आ सकता, ऐसे टेंडेंसी या फिर ऐसे प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, जहाँ फोर्स लगने के बाद और उसका शेप एंड साइज़ अगर एक बार चेंज हो गया तो वो फिर से रीगेन नहीं हो पाएगा अपने एक्चुअल शेप एंड साइज़ में। ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट और इस फिनोमेना को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये जस्ट इलास्टिसिटी का ऑपोजिट है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को समझाने से पहले मैं आप सबके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, दैट इज़ इस हुक्स लॉ में हमें पढ़ना है अबाउट इलास्टिक लिमिट एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन हम पढ़ेंगे आज के ही इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हुक्स लॉ को पोस्टुलेट करते हैं, मतलब हुक्स लॉ को पहले समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने क्या बताया, वो सबसे पहले स्टडी करते हैं। When a wire is loaded within elastic limit, the extension produced in wire is directly proportional to the load applied।
इलास्टिक लिमिट एक टर्म आया है यहाँ पर। इलास्टिक लिमिट ये स्ट्रेस से डायरेक्टली रिलेटेड है कि मैक्सिमम जितना स्ट्रेस होगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि इलास्टिक लिमिट कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इलास्टिक लिमिट। सो अगर इस हुक्स लॉ को हम सिंपल समझना चाहें तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट लटक रहा है, सस्पेंडेड है, और ऊपर से वो रिजिड किसी भी प्लेन पर ऊपर से वो हैंग कर रहा है, हैंगिंग पोजीशन पे है, ओके। और कोई स्ट्रेचिंग वायर है, जिस वायर से या फिर जिस थ्रेड से, जिस भी मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, उसका कोई एक मास है यानी कि उस पर लोड भी है, ओके, उसका कोई एक वेट है, पर्टिकुलर वेट है उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन वो जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो स्ट्रिंग वो फ्लेक्सिबल है, ओके, वो ऐसे फ्लेक्सिबल है, उसके अगर नीचे हम खींचते हैं तो वो नीचे आएगा, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो ऊपर जाएगा। सो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि उस स्ट्रिंग को हम नीचे खींच रहे हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, ओके। तो ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है, पुल करने के बाद, नीचे खींचने के बाद वो ऑब्जेक्ट पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस क्या, उसके लेंथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। वो जहाँ ओरिजिनल पोजीशन में था, ओरिजिनल पोजीशन से कुछ पोजीशन वो शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो रॉबर्ट हुक का ऐसा कहना था कि वो जो शिफ्टिंग एरिया है, वो जितना भी एरिया शिफ्ट करेगा, जितना भी लेंथ वो नीचे आएगा, वो लेंथ कितना नीचे आएगा ये डिपेंड करता है कि उस पर हम लोग कितना ज़ोर से उसको खींचते हैं या फिर कितने डिग्री में उसको खींचते हैं। डिग्री यहाँ पे नहीं कहेंगे कि कितने लोड के साथ, लोड कितना उसमें अप्लाई हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना डिस्प्लेस करेगा। जितना हम उस पर लोड देंगे, जितना हम उसको नीचे खींचेंगे, पुल करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, उतना ज़्यादा वो नीचे आएगा। ये तो एक सिंपल थ्योरी है। सो फिर से एक और बार इसे पढ़ते हैं। When a wire is loaded with an elastic limit, the extension produced in wire, extension जो हुआ वो एक्चुअली क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन हुआ। एक ओरिजिनल पोजीशन में था, उसके बाद एक दूसरे पोजीशन में आया, स्ट्रेच होने के बाद, नीचे आने के बाद एक दूसरे पोजीशन में आया, तो वो एक्सटेंशन हुआ। कुछ उसका वैल्यू, लेट द वैल्यू भी एल जो उसका एक्सटेंशन हुआ। अगर हम लोग पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लेते हैं एल, तो वो एक्सटेंशन हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा एल इसी ले लेंगे। स्मॉल एक्सटेंशन हो रहा है वहाँ पर, पूरे वायर का जो लेंथ है उतना बड़ा एक्सटेंशन तो नहीं होगा, लोड बढ़ने की वजह से छोटा सा एक्सटेंशन होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस वो कवर करेगा, इसलिए लेट इट बी डेल एल। तो डेल एल यहाँ पर हमारा स्मॉल एक्सटेंशन है उस वायर का, ओके, जिस पर वायर पर लोड है। तो जितना हम लोड देंगे उस वायर पर, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल है, उसे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ऊपर की तरह कंप्रेस भी कर सकते हैं, नीचे की तरह खींच भी सकते हैं, ओके। कंप्रेस एंड सप्रेस दोनों हो सकता है वो वायर, ओके। तो सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना हम उस पर लोड देंगे उतना उस वायर में एक्सटेंशन होगा। तो ऐसा ही बताया रॉबर्ट हुक ने, ओके। सो अब यहाँ पर अभी बताया मैंने कि इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए स्ट्रेस को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इज़ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को सिंपली ऐसे समझ सकते हैं दैट इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है जो उस ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज़ को चेंज कर रहा है, ओके, उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज़ चेंज हो रहा है, क्योंकि वो एक इलास्टिक बॉडी है, इसीलिए उसका टेंडेंसी क्या होगा, हमेशा उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन करने का, हमेशा उसके ओरिजिनल उसका जो शेप एंड साइज़ था डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से पहले, उसमें वापस आने की टेंडेंसी होगी उसकी हमेशा। तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स वो उस मटेरियल की, उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जो खुद वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगाता है डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में। डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लगाएंगे तब उस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए अपने वो ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में वापस आना चाहेगा, तो वो अपने ही ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा।
तो रीस्टोरिंग फोर्स जो वो लगाएगा वो पर यूनिट एरिया, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का पर यूनिट एरिया पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेस। ओके, ये वो हमारी डेली लाइफ के टेंशन स्ट्रेस वो नहीं है, ये एक्चुअली फिज़िक्स का स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब क्या, फिर से और एक बार, इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में जब कोई इलास्टिक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आना चाहता है तब वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज स्ट्रेस। ओके, सो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और या फिर इसे पास्कल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मेनली पढ़ेंगे अबाउट टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक्चुअली। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टू स्ट्रेस। सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो कैटेगरीज हैं। पहला है टेंसिल स्ट्रेस एंड दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रेस। ओके, सो टेंशियल स्ट्रेस को पहले डिफाइन करते हैं। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब इंक्रीज होता है किसी भी बॉडी के डायमेंशन में अलोंग द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर बॉडी का शेप एंड साइज इंक्रीज होता है तब उसे हम कहेंगे टेंसिल स्ट्रेस। ओके, और अगर उस बॉडी का शेप एंड साइज डिक्रीज़ होता है, कम हो जाता है, ओरिजिनल जितना भी है उससे अगर कम हो जाता है तो उसे हम कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस। टेंसिल स्ट्रेस जस्ट ऑपोजिट उसका कंप्रेशन स्ट्रेस। ओके, और उसके बाद अबाउट टेंजेंशियल स्ट्रेस इज़ अ डीफॉर्मिंग फोर्स व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। टेंजेंशियली अगर कोई फोर्स एक्ट हुआ, अगर किसी बॉडी पर डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, डीफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तब इसे हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बारे में पढ़ने के बाद अब है अबाउट स्ट्रेन। व्हाट इज़ स्ट्रेन? सो स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इट इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ चेंज इन ओरिजिनल शेप एंड साइज और द ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, ये भी कुछ तीन टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ, अबाउट 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इस थ्योरी से हम, इस फॉर्मूला से हम स्ट्रेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेन। तो एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग क्या है? लेंथ। ये लेंथ से रिलेटेड है। अब जैसे कि मैंने अभी अभी इसके डेफिनेशन में बताया, ये चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन है। तो चेंज इन डायमेंशन में किस डायमेंशन को हम लेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में? लेंथ को लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विच इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन शेयरिंग स्ट्रेन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। शेयरिंग स्ट्रेन में यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको एक स्ट्रिंग और एक लोड का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे कुछ एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कि वो वायर, वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस कर रहा है अपने पोजीशन से। दैट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज़ फाई। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाय कैपिटल एल। यहाँ पर अभी अभी मैंने डिस्कस किया व्हाट इज़ डेल एल। डेल एल इज़ द स्मॉल एक्सटेंशन
यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड एंड एल इज़ द हाइट ऑफ द फेस। फेस का क्या मतलब है, यानी कि या फिर वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, कोई इलास्टिक बॉडी हो सकता है। ओके तो चेंज इन चेंज इन एक्सटेंशन या फिर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल जितना भी उसका लोड है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल हाइट भी कह सकते हैं, ओरिजिनल हाइट ऑफ द फेस। और एक फॉर्मूला से हम लोग हुक्स लॉ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो कि है हुक्स लॉ को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विच इज़ अ कांस्टेंट। ओके और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप हैं। हमें यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है। पहला है अबाउट यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा है बल्क मॉड्यूलस जो कि हमारे टॉपिक का हेडलाइन है, चैप्टर का हेडलाइन है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो एंड थर्ड वन इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सो यंग्स मॉड्यूलस को सिंपली हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? यंग मॉड्यूलस इज एक्चुअली अ नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस जितना भी उस बॉडी पर लगेगा डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये है हमारा यंग्स मॉड्यूलस, जिसे कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं हम। ओके दूसरा है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट इज़ अ नॉर्मल स्ट्रेस, फिर से नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस जितना बॉडी पर लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर बाय वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल के से, बल्क मॉड्यूलस। ओके एंड थर्ड वन इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम लोग एन से, स्मॉल एन से हम लोग कैपिटल स्मॉल एन से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इट इज़ एक्चुअली टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ओके टेंजेंशियल स्ट्रेस जितना उस बॉडी पर पड़ेगा डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ओके and now let's move to the next topic which is compressibility. Compressibility का क्या मीनिंग है? The reciprocal of bulk modulus of material is called its compressibility. ये तो एक फिजिकल टर्म हो गया compressibility का, जो डिफाइन हमने किया कि रेसिप्रोकल होगा बल्क मॉड्यूलस का, यानी कि वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन बाय टेंजेंट नॉर्मल स्ट्रेस। बल्क मॉड्यूलस अभी हमने बताया नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन बाय नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन अब अगर इस फैक्टर को हमें समझना है तो कैसे समझेंगे? कंप्रेसिबिलिटी इज़ एक्चुअली जिस ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस कर सकते हैं, एक बार उसमें डीफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ सकते हैं। कंप्रेस करना मतलब क्या? उसको पहले डीफॉर्मिंग फोर्स हम हाथों से, कोई जैसे सपोज एक बॉल है, कोई भी बॉल है जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको दबा कर छोटा कर सकते हैं, और फिर उसको अगर डीफॉर्मिंग फोर्स अगर रिलीज़ कर दिए, हम हटा लिए वहाँ से, तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। कंप्रेस करना मतलब क्या? उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ओके उसको डीफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसे अगर हम लोग फिजिकल टर्म में समझेंगे तो वो उसका फॉर्मूला वही होगा कि वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन बाय नॉर्मल स्ट्रेस। ओके एंड जो हमारा इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये सभी इम्पॉर्टेंट तो थे ही, इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं वो है इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट? Okay, the maximum stress which can be applied to a wire so that on uploading it return to its original length. The maximum stress अभी हमने बताया restoring force per unit area is called stress when the deforming force is act on the body. ये हमने बताया about what is stress. maximum stress जो उस बॉडी पर लग रहा है या फिर उस वायर पर लग रहा है, तो so that on unloading it return to its original length, यानी कि अनलोड होने के बाद, उस स्ट्रेस को हटाने के बाद फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। इसी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट, कि किस मैक्सिमम लिमिट तक वो स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करेंगे। स्ट्रेस अप्लाई करने का भी एक लिमिट है,
स्ट्रेस अप्लाई हम उस ऑब्जेक्ट पर किस लिमिट तक करेंगे कि वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ सके. दैट इज़ ऑल अबाउट इलास्टिक लिमिट. ओके, नाउ व्हाट अबाउट यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन इट. The stress beyond which the length of the wire increases virtually for no increase in the stress. मैंने अभी कहा इलास्टिक लिमिट में एक मैक्सिमम स्ट्रेस जो हम लोग ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैक्सिमम स्ट्रेस लगने के बाद भी अगर उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगा, तो जो स्ट्रेस बियॉन्ड विच द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस वर्चुअली, मतलब क्या है इसका कि स्ट्रेस लग चुका है उस ऑब्जेक्ट पर. स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वो लग चुका है उस ऑब्जेक्ट पर. उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में अगर कुछ वर्चुअली चेंज हुआ, वर्चुअली यानी कि जो हम देख सकते हैं उस चेंज को कि अब उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, फिर भी उस ऑब्जेक्ट पर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, उस स्ट्रेस को हटाने के बाद भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज यील्ड पॉइंट. जिस पॉइंट तक वो चेंज होगा स्ट्रेस उठाने के बाद भी या स्ट्रेस के रिमूवल के बाद भी, या फिर अब स्ट्रेस नहीं लग रहा है हम देख रहे हैं फिर भी उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, जहाँ तक वो इंक्रीमेंट होगा जिस पॉइंट तक, उसे हम कहेंगे यील्ड पॉइंट. ओके, एंड व्हाट इज़ प्लास्टिक रीजन. The region of stress-strain graph between the elastic limit and the breaking point is called the plastic region. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में मैं 100% आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी. व्हाट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. इसे जब हम समझ जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से, उसके बाद हमारे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, इन सब के बारे में, इलास्टिक लिमिट. इस वीडियो में मैं आप सबके साथ सिर्फ इसके कुछ डेफिनेशंस को अभी डिस्कस करूँगी. आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं. यहाँ पर एक टर्म आया, वो है ब्रेकिंग पॉइंट. ब्रेकिंग पॉइंट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं. फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट इसे कह सकते हैं. द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग रीजन. मतलब क्या है इसका, जब किसी वायर पे हम स्ट्रेस दिए जा रहे हैं और वो इलास्टिक लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, यानी कि एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया उस ऑब्जेक्ट पर, उस वायर पर, तब वो वायर ब्रेक हो जाता है. क्योंकि अब वो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता, उस रीस्टोरिंग फोर्स को अब हैंडल नहीं कर पाता वो वायर, तब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. इसी को हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं. ओके, प्लास्टिक रीजन को आप फिर से डिफाइन करते हैं. द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट. जब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पर एक फ्रैक्चर पॉइंट भी आएगा, एक इलास्टिक लिमिट का पॉइंट भी आएगा. ग्राफ में एक फ्रैक्चर पॉइंट भी आएगा और एक इलास्टिक लिमिट का पॉइंट भी आएगा. उन दोनों के बीच के रीजन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन. इसे मैं 100% आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. ओके, एंड नाउ अबाउट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसे कहते हैं? द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्योंकि वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आने की कोशिश करेगा या फिर वापस आ जाएगा. तो अगर उसमें कुछ डिले हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम टेक किया अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने के लिए, तो वो जो डिले हुआ इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. यानी कि उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में उसे वापस आने के लिए कुछ समय लगा, कुछ टाइम लगा. ओके, एंड नाउ अबाउट इलास्टिक फैटिग. इलास्टिक फैटिग का क्या मतलब है? यहाँ फैटिग का मतलब है लॉस. फैटिग वर्ड का मतलब है लॉस होना. अब देखते हैं यहाँ पर क्या लॉस हो रहा है. द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉज ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेन टू विच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड. अगर
किसी ऑब्जेक्ट पर रिपीटेड स्ट्रेन लग रहा है, मतलब रिपीटेड चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ हो रहा है कंटिन्यूसली अल्टरनेटिव वे में हो रहा है, तो वहाँ पर जो लॉस होगा स्ट्रेंथ का, किसका, ऑब्जेक्ट के स्ट्रेंथ का अगर वहाँ पर लॉस हुआ तो इसे हम कहेंगे इलास्टिक फैटिग। एंड today's लास्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट पॉइसन्स रेशियो, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। पॉइसन्स रेशियो, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसे हम कहेंगे पॉइसन्स रेशियो। ओके, सो आज हमने कुछ सिंपल डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस किया। कुछ टॉपिक्स हमारे डाउटेबल रह गए, मैं समझ सकती हूँ आप सबके लिए। यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप सबके मन में डाउट तो है ही। सो आई एश्योर यू दैट मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबकी इस डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी बाय माय स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।